बात करते हैं हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो पहला देख लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसान के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की सूची तैयार कीजिए। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके जो मालिक होते हैं एक व्यक्ति होता है, और इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वह निजी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भूमि होती है, वह भूमि हमारे नाम से होती है। हमारे पास कोई प्लॉट होता है, वो हमारे नाम से होता है। कोई घर होता है या कोई अन्य संपत्ति होती है, वो हमारे नाम से होती है। मतलब कोई भी ऐसी संपत्ति जो हमारे नाम से है, जिसके हम स्वयं मालिक हैं, व्यक्तिगत रूप से हम उसके मालिक हैं, वह सभी संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। और सामुदायिक संसाधन सेम इसका उल्टा होता है कि एक व्यक्ति मालिक ना होकर जिस संसाधन के एक से अधिक व्यक्ति मालिक होते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों की जिन संसाधनों में हिस्सेदारी होती है, वह सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। देख लेते हैं, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गाँव की शामिलात भूमि जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास न होकर वह अनेक व्यक्तियों के पास होता है। जैसे हमारे गाँव में देखते होंगे कुछ चारागाह की भूमि होती है, और उस चारागाह की भूमि पर सभी व्यक्तियों के जो जानवर होते हैं चरने के लिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का जानवर उस चारागाह भूमि में नहीं चर सकता है। उस चारागाह भूमि पर सभी व्यक्तियों के जानवर, समाज में गांव के रहने वाले सभी लोगों के जानवर जो है चरने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार जो शमशान भूमि होती है, उस पर सभी लोग दफनाने के लिए, जलाने के लिए मृतक शवों को लेकर जाते हैं। इसी प्रकार तालाब जो होता है, तालाब को सब लोग यूज करते हैं। शहरों में आप देखते होंगे सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान होते हैं। वह किसी एक व्यक्ति के इन सब का कोई एक व्यक्ति मालिक ना होकर संपूर्ण समुदाय उनका मालिक होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। वहीं सामुदायिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर अनेक व्यक्तियों के पास होता है। अब राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि जिसका मालिक राष्ट्र होता है, और उस राष्ट्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जो भी संपत्ति होगी, राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन होगा, वह सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य भूमि, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्री मील तक महासागरीय व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अब देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका मालिक एक राष्ट्र होता है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया।
वहाँ उस राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे, वो जो भी संसाधन होंगे उनका मालिक वह राष्ट्र होगा। और उस राष्ट्र के अंदर जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, जैव संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, ये सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और राष्ट्रीय संसाधनों का स्वामित्व एक राष्ट्र के पास होता है। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, उस व्यक्तिगत संपत्ति को भी सरकार छीन सकती है। जैसे सपोज करो आपका आंवल खेड़ा है, आपके आंवल खेड़ा की जो सड़क जाती है जलेसर की तरफ, उसका चौड़ीकरण करना है। तो आसपास आप देखते होंगे लोगों के अगल बगल घर बने हुए हैं, तो सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा देने के बाद उनके घरों को गिराकर सड़क का चौड़ीकरण कर सकती है, सड़क को और चौड़ा किया जा सकता है। तो जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, उन व्यक्तिगत संसाधनों को भी राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा व्यक्तिगत संसाधनों को लिया जा सकता है। जैसे रेल बनानी है, सड़क बनानी है, नहरें बनानी है, इन सबको बनाने के लिए सरकार व्यक्तिगत संपत्ति को लोगों से ले सकती है। इसी प्रकार जो समुद्र होता है, समुद्री सीमा होती है किसी राष्ट्र से जुड़ी हुई, तो 12 समुद्री मील की दूरी तक की जो समुद्र की सीमा होती है, वह उस क्षेत्र की राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका मालिक कोई राष्ट्र ना होकर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। जैसे हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में 200 समुद्री मील की दूरी तक तो अलग अलग राष्ट्रों का अधिकार होता है, लेकिन 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का जो क्षेत्र होता है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन होता है और वह संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये जो है, ये आपका समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्र है, ये क्या है, ये आपका समुद्र है। और इधर आपका सपोज करो ये आपका इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है। तो ये अलग अलग हैं। अब ये समुद्र है तो यहाँ से लगा के 15 समुद्री मील की दूरी तक इसका क्षेत्र होगा। ये आपका आ जाएगा इंडिया का। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बीच वाला जो क्षेत्र होगा 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का जो क्षेत्र होगा यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार। संभावी और विकसित संसाधन। संभावी संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं कि संसाधन तो किसी देश के अंदर हैं, किसी देश के किसी प्रदेश के अंदर पर्याप्त संसाधन है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, जिसके कारण इन प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे संसाधन जिनके विकास की अपार संभावनाएं होती हैं लेकिन हमारे पास तकनीकी ज्ञान या तकनीकी की कमी के कारण हम उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो इन संसाधनों का और व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा सकता है, लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।
तो संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी देश के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। और यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो तो उनकी संभावनाएं, उनके उपयोग की संभावनाएं और अधिक हो सकती हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। विकसित संसाधन कि सरकार ने पता लगा लिया है कि चलो ठीक है, आपके राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। सरकार ने पता लगा लिया, उसकी गुणवत्ता निर्धारित कर ली, उसकी मात्रा निर्धारित कर दी, उसके विकास करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो जुटा लिए, लेकिन अब तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वह विकसित संसाधन कहलाते हैं। अब संक्षेप में एक बार हम सारे संसाधनों की परिभाषा देख लेते हैं कि संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जैसे वनस्पति है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, छोटे जीव जंतु है। अजैव संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनमें एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, चट्टानें होती हैं, ये सब आपके अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब जो है नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, वे समस्त संसाधन जिनको हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिन संसाधनों का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरण योग्य संसाधन वे समस्त संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर हम उनका दोबारा अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे समस्त संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, आपकी एलपीजी गैस है, खनिज तेल है, यूरेनियम है, ये सब ऐसे संसाधन हैं जिनका हम अपने जीवन में एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर हो गया, भूखंड हो गया, अन्य कोई जमीन हो गई। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति ना होकर एक समुदाय होता है, एक समुदाय में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे चारागाह भूमि हो गई, शमशान भूमि हो गई, तालाब हो गया, आपका खेल का मैदान शहरों में हो गए, सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल हो गए, ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका मालिक एक राष्ट्र होता है और उस राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत जितने भी प्रकार के संसाधन होंगे, चाहे वो जैव हो, चाहे अजैव हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे नवीकरण हो, चाहे अनवीकरण हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामुदायिक हो, वह सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, उन व्यक्तिगत संसाधनों को भी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ नियम कानून के द्वारा पर्याप्त मुआवजा देने के बाद उन व्यक्तिगत संसाधनों को सरकार छीन भी सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व किसी राष्ट्र के पास ना होकर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास होता है। जैसे समुद्र की हम बात करें तो 200 समुद्री मील की दूरी के बाद का जो क्षेत्र होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधीन आता है और इस प्रकार का जो संसाधन होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। विकास के स्तर पर संसाधन के दो प्रकार, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, जिनका अब तक हमने उपयोग नहीं किया है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में आप देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं, लेकिन इसका अब तक हमने उपयोग नहीं किया है। तो जिनकी संभावनाएं हैं
ऐसे संसाधन जो किसी देश के अंदर हैं तो, लेकिन उनका हमने अब तक उपयोग नहीं किया है और उनके उपयोग करने की संभावनाएं बनी हुई हैं, वे सभी जो संसाधन है संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? वे समस्त संसाधन जिनका हमने सर्वेक्षण कर लिया है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को हमने निर्धारित कर लिया है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन, वे समस्त संसाधन जिनका सरकार ने सर्वेक्षण कर लिया है, सरकार के द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा जिनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, वे समस्त संसाधन जो हैं विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधन के बारे में चर्चा की कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार का होता है। संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। फिर इन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को भी अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। अब कल हम बात करेंगे भंडार और संचित कोष के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में। आप लोग किताब NCERT की खरीद लीजिए और घर में पढ़ते रहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। होमवर्क भी जो दिया जा रहा है उसको भी आप लोग करते रहिए। कल पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।